क्या लेंगे, यानी फिक्सिंग इंडियाज माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। अब अगर मैं डीप कॉन्सेप्ट टॉक को इस एडिटोरियल के टाइटल के साथ कनेक्ट करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? डीप कॉन्सेप्ट टॉक को क्या मैं कनेक्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है भैया इंडिया के माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को ठीक करिए, कुपोषण की समस्या को ठीक कीजिए, ठीक है ना। तो इसी को ठीक करने के लिए डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आपने पढ़ा क्या, मिड डे मील किस लिए लाया गया था, चलिए बताइए। मिड डे मील प्लान किस लिए लाया गया था? इसी कुपोषण की समस्या को ठीक करने के लिए ना। तो इसका मतलब डीप कॉन्सेप्ट टॉक से ये कनेक्ट हो चुका है। तो मिड डे मील लाया गया था इस समस्या के समाधान के लिए, लेकिन स्वाभाविक है मिड डे मील अपने लक्ष्यों तक पहुंच नहीं पाया। बहुत से रीजन है, क्या क्या रीजन वो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत बढ़िया से। कि कोई भी सरकार की योजना जो न्यूट्रिशन को संबोधित करती है, जो न्यूट्रिशन को एड्रेस करती है, वह सामान्य जनमानस तक व्यापक स्तर पर कॉम्प्रिहेंसिव रूप से पहुंच नहीं पा रही। उसके पीछे आखिर रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, मजा आएगा, ठीक है ना। तो इसी विषय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और कभी भी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस वगैरह पर कोई प्रश्न आता है तो ये सब कॉन्सेप्ट उड़ उड़ करके वहां जाके लगेंगे। निबंध की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैंने जीएस टू सोशल जस्टिस यानी कनेक्ट किया है। कहां पर देख सकते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन। तो ऑब्वियस है शिक्षा यहां पर है। मिड डे मील का उद्देश्य भी है शिक्षा को घर घर तक लेकर के जाना। क्या लेकर के जाना? शिक्षा को घर घर तक लेके जाना। जीएस2 गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय मेरे प्यारे बच्चों, पॉवर्टी एंड हंगर रिलेटेड इशू, तो भूख से संबंधित इशू है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। और उसमें भारत में कुपोषण, स्टंटिंग, वेस्टिंग की समस्या। तो जीएस2 सोशल जस्टिस के इस यूनिट के साथ भी कनेक्ट हो रहा है। इसके साथ साथ जीएस2 सोशल जस्टिस में केंद्र द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग यानी बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना, बहुत सी कल्याणकारी योजना है, उसमें एक एमडीएम भी है। तो इस सिलेबस के साथ भी कनेक्ट है कि यह योजना आ रही है, इनका कार्य निष्पादन कैसे हो रहा है, ठीक है ना। ये हम इसके अलावा जीएस1 पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, गरीबी और विकासात्मक विषय, इसके साथ भी वह विषय जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। जहां पर भी, क्योंकि गरीबी के साथ भूख और कुपोषण का गहरा संबंध है, ध्यान रखिएगा। क्या है? पॉवर्टी के साथ हंगर का गहरा संबंध है, माल न्यूट्रिशन का गहरा संबंध है। तो ये सारी बातें हैं। अब आता है कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, अगर हम देख लें तो फिर आइडिया लगा पाएंगे कि हमारी राह सही है या सही नहीं है। 2019 जो नए बच्चे होंगे हमेशा याद रखेगा कि हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें बताते हैं वह दिशा, वह डायरेक्शन। हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं ये हमेशा याद रखेगा। कोई भी हो, टॉपर हो, कोई भी आपके साथ टीचर हो, कोई भी मेंटोर हो, वो हमेशा कहता है कि मैं अकेले नहीं, सभी कहते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखो। व्हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? कभी सोचा आपने? यस, अगर आपने सोचा है तो अच्छी बात है। मैं बताता हूं क्यों, व्हाई। तो एक दिशा मिलती है आपको कि किस अप्रोच से आपको पढ़ना है। तो वैसे ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं द हिंदू में लगाता हूं, इसलिए कि जो एडिटोरियल हम पढ़ने जा रहे हैं किस अप्रोच से उसे पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं। जीएस2 क्या क्वेश्चन था? शुभेद्य वर्गों के लिए, यानी जो वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं, वल्नरेबल में सब होते हैं, बच्चा भी होगा, वृद्ध भी होंगे, दिव्यांग भी होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, अब तो ईडब्ल्यूएस, सभी लोग होंगे उसमें, याद रखिएगा। तो शुभेद्य अल्पसंख्यक, शुभेद्य वर्गों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं का निष्पादन, उनके बारे में जागरूकता के ना होने और नीति प्रक्रम की सभी अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित ना होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता। चर्चा कीजिए। परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम, याद रखिएगा, परफॉर्मेंस जो वेलफेयर स्कीम की होती है उस पर क्वेश्चन है, दैट आर इंप्लीमेंटेड फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। ऑब्वियस है, यह इज नॉट सो इफेक्टिव, यह बहुत इफेक्टिव नहीं होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ देयर अवेयरनेस। अब देखिए क्या करा, यानी जो सुभेद्य वर्ग है, जैसे हम यहां पर बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो बच्चे हैं, यानी जैसे मिड डे मील स्कीम है या और भी बहुत सी स्कीमों का जिक्र आगे हम पढ़ेंगे, अभी हम केवल एमडीएम का जिक्र कर ले, क्योंकि डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आपने यही टॉपिक पढ़ा। तो जैसे मान लीजिए मिड डे मील स्कीम है, तो मिड डे मील स्कीम के स्टेक होल्डर कौन है? इसके स्टेक होल्डर या इसके हित धारक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो मिड डे मील के स्टेक होल्डर या मिड डे मील के हित धारक कौन है, आप देख सकते हैं। तो मिड डे मील के स्टेक होल्डर हैं बच्चे, और ऑब्वियस है उनके माता पिता भी, उनके माता पिता भी, याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे अवेयर नहीं है, माता पिता को अवेयर करना पड़ेगा। सोसाइटी, इसके अलावा और कौन है? सोसाइटी जहां से बच्चे निकल करके आ रहे हैं, यानी समुदाय, कम्युनिटी हम कह सकते हैं, याद रखिएगा। और इसके अलावा स्कूल का पूरा सिस्टम, स्कूल का तंत्र, यानी अध्यापक और, ठीक है ना, ये सारा सिस्टम। तो ये हो गया, यानी ये स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो यहां यही कहा जा रहा है कि एब्सेंस ऑफ देयर अवेयरनेस, यानी यहां ये कहा जा रहा है कि जो भी स्कीम्स हम लॉन्च करते हैं वल्नरेबल सेक्शन के लिए, तो वल्नरेबल सेक्शन उन स्कीम का बेहतर लाभ उठा नहीं पाते, क्योंकि उनको उस स्कीम के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, उसके बारे में जागरूकता नहीं होती। ये स्कीम किस लिए? उनको लगता है चल रहा है सरकार, गांव में आप किसी से बात कीजिए, अरे भैया सरकार की स्कीम है, लाभ उठा लेंगे, ठीक है, बाकी और क्या करना है। उनको ये पता है कि सरकार की स्कीम है, लाभ उठा लेंगे, लेकिन लाभ क्यों उठाना ये नहीं पता, उनको अवेयर करना है। यानी अगर हम गांव गांव में पंचायत कैंप लगाएं, पॉइंट को समझिएगा, अगर हम
हर एक ग्राम पंचायत में पंचायत कैंप का सिस्टम डेवलप करें, ठीक है ना, पंचायत कैंप फॉर न्यूट्रिशन, पोषण। हम अगर पंचायत कैंप लगाएं, ध्यान रखिएगा, यानी डीएम की जिम्मेदारी हो कि पंचायत कैंप लगाए जाएं पोषण के लिए, और उस पंचायत कैंप में हर एक पंचायत में इतने अधिकारी होते हैं, जिम्मेदारी दी जाए कि उस पंचायत में परिवारों को बुला करके, यानी ग्राम सभा को पूरी बुला करके, और मिड डे मील हो या कोई अन्य पोषण की योजना, उसके क्या लाभ हैं आज और क्या लाभ है आने वाले समय में, अगर यह बात सिखाई जाए किसको, यानी इन स्टेक होल्डर्स को, यानी वहां की कम्युनिटी को, यानी वही ग्राम सभा समुदाय को, उनके बच्चों के माता पिता को, और बच्चे भी, बच्चे तो मान लीजिए बहुत छोटे हैं, समझ नहीं पाएंगे, लेकिन 5वीं तक के बच्चे, 6ठी 7वीं के तो समझने लगते हैं। तो सभी स्टेक होल्डर्स को इस पंचायत कैंप में बुलाया जाए, और इस पंचायत कैंप में बहुत इंटरेस्ट, यानी बहुत सुरुचिपूर्ण, बहुत रुचिपूर्ण, यानी प्रशासन की तरफ से अपनी बात रखी जाए, और उनको यह दिखाया जाए कि आज अगर आपका बच्चा या आपकी, चाहे मेल चाहे फीमेल, बेहतर न्यूट्रिशन लेते हैं मिड डे मील स्कीम का या अन्य आंगनबाड़ी का या अन्य स्कीम का, तो इससे इनको अभी लाभ नहीं होगा, आने वाले समय में जब इनके बच्चे होंगे वो भी जो है लाभान्वित होंगे। और एक पिक्चर के माध्यम से, सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है, हर पंचायत को एक प्रोजेक्टर दिया जा सकता है, 50,000 का प्रोजेक्टर आता है, इससे ज्यादा नहीं आता, हर पंचायत को एक प्रोजेक्टर दिया जा सकता है। तो उस प्रोजेक्टर के माध्यम से वहां पर विजुलाइज किया जाए, और वही जो मैं आपको बताता हूं, प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन यानी वंचितता के साइकिल को प्रोजेक्टर पर दिखाया जाए, और आप देखेंगे लोगों की अभिवृत्ति बदल जाएगी। और सरकार इसके लिए प्रयास करे, यानी किसी भी बड़े कलाकार, अमिताभ बच्चन या किसी ऐसे ही 2-3 पर्सनालिटियों से कुछ वीडियोस बनवा ले, और उसको पूरी इंडिया में प्रसारित किया जाए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है जागरूकता फैलाना। तो यहां यही कहा जा रहा है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए हम कोई भी स्कीम लाते हैं, तो चूंकि वो अवेयर ही नहीं होते कि उसके क्या लाभ है, क्या नहीं है, आज क्या लाभ में, फ्यूचर में क्या लाभ होंगे, कुछ पता नहीं होता है, इसलिए उनके लिए वो योजना उतनी महत्व की होती नहीं, उनकी इंपॉर्टेंस को समझते नहीं। एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ पॉलिसी प्रोसेस, पॉलिसी की प्रक्रिया में एक्टिवली वो शामिल नहीं होते। बनने के बाद जब पॉलिसी आती है, वो इंप्लीमेंट होती है, तो वो इंप्लीमेंटेशन के किसी भी स्तर पर उनकी कोई भागीदारी है ही नहीं। तो ऑब्वियस इन दो कारणों से वल्नरेबल सेक्शन जो योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं उसका लाभ उठा नहीं पाते हैं। यह मिड डे मील स्कीम हो या कोई भी स्कीम हो, उसके बारे में यथार्थ सत्य है। तो मैं यहां यही बताना चाहता हूं कि बच्चे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, ऐसे में हमें क्या करना होगा, यहां से 2 पॉइंट चुराने हैं कि बच्चे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, और उन बच्चों को अगर हमें भविष्य में बेहतर मानव संसाधन के रूप में कन्वर्ट करना है, तो हमें बच्चों के पोषण के लिए या माताओं के पोषण के लिए जो भी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, तो उसके यानी क्या करना है, उसके प्रति समुदायों को अवेयर करना है। इसके बाद उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित करनी है ऑल स्टेजेस ऑफ पॉलिसी प्रोसेस, याद रखेगा, यानी पॉलिसी बनाने पर नहीं, बन के आएगी वो ऊपर से ही, ठीक है ना, इंप्लीमेंटेशन के समय ये याद रखेगा, ऑल स्टेजेस ऑफ पॉलिसी प्रोसेस, यानी जब बन के आ जाएगी उसके बाद उनको उसमें शामिल कर लेना है, ध्यान रखेगा। तो कैसा लगा बच्चों, ये पॉइंट एकदम से मस्त, मजा आया। तो ऐसे ही हमें सीखते चलना। अब समझ में आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या देते हैं, दिशा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। 2013 में क्वेश्चन आ गया आपके। आज के एडिटोरियल बहुत शानदार है बच्चे, ध्यान रखिएगा, सारे एकदम जानदार, शानदार, एकदम बढ़िया। जीएस 3 2013 मध्याह्न भोजन। कभी कभी होता है ना, बहुत सारा आईक्यूआईपी मिल जाता है, नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कभी कभी होता है प्रीवियस क्वेश्चन कम मिलते हैं। आज मेरा यही कहने का मतलब, आज बहुत क्वेश्चन मिले हैं, आज मेरा लंबा लेक्चर जाएगा, मान के चलिएगा 2 घंटा तो पार कर जाना चाहिए। मध्याह्न भोजन योजना की संकल्पना भारत में लगभग 1 शताब्दी पुरानी है, 2013 में देखिए आया है, जिसका आरंभ, और ये जीएफ 3 में आया है, जिसका आरंभ स्वतंत्रता पूर्व भारत के मद्रास महाप्रांत में किया गया था। आजादी के पहले ही इसको शुरू कर दिया गया था, यह भी एक फैक्ट रट लीजिए। पिछले 2 दशकों से, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, पिछले 2 दशकों से अधिकांश राज्यों में इस योजना को पुनः प्रोत्साहित किया जा रहा है, यानी 1995 से मिड डे मील को। ऑब्वियस है, इसके दोहरे उद्देश्यों, ठीक है ना, नवीनतम आदेशों और सफलता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, क्रिटिकली एग्जामिन इट्स ट्विन ऑब्जेक्टिव, लेकिन यहां कह रहा है ट्विन ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। हमने कितने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 भाई, हमने कितने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, अरे भाई कहां गया, ठीक है, हमने कितने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, तो आप देख सकते हैं मध्याह्न योजना में हमने ऑब्जेक्टिव्स कितने पढ़े हैं, ठीक है ना। हालांकि वहां दोहरा कहने का मतलब क्या होगा, यहां 4 पॉइंट हैं, भूख और कुपोषण को संबोधित करना, स्कूल में नामांकन बढ़ाना। हालांकि यही 2 उसके सबसे मुख्य उद्देश्य हैं, इसीलिए इसको ट्विन कहा गया, इसलिए मैं आपको यहां लेके आया हूं। ट्विन, जब एडिटोरियल राइटर कहना ट्विन ऑब्जेक्टिव्स यानी दोहरा उद्देश्य, तो ये जो ट्विन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, क्या है, ट्विन ऑब्जेक्टिव यही है, दोहरा उद्देश्य यही है, भूख और कुपोषण को संबोधित करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, ये दोनों उसके एडिशनल है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं आप, एकदम जो डीप कॉन्सेप्ट तक आपने पढ़ा है वहीं से सीधे सीधे चीजें आ रही हैं।
तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इसके दोहरे उद्देश्यों आपको मैंने बता दिया क्या है, नवीनतम आदेशों यानी मिड डे मील में क्या क्या संशोधन किए गए हैं और सफलता कितनी है, इसका समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी ये टॉपिक कहां मिलेंगे, अखबारों के अलावा कहीं मिलने वाले हैं, ये किसी भी बुक में कभी नहीं, अखबारों के अलावा यूपीएससी GS1 के आप विश्वास करिए, ज्योग्राफी वगैरह के भी बहुत से इशू सब करंट में चल रहे हैं, फिर भी मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री को अगर ट्रेडिशनल मान लूं तो सोसाइटी और उसके बाद GS2 3 GS4 ऐसे और आपका ऑप्शनल का पेपर नंबर 2, ये टोटल द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया मध्याह्न भोजन योजना, वही मुझे बताना था, डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आपको करा दिया गया, बेसिक पता है, एडवांस के लिए आप कंटेंट पढ़िए। अब आता है मॉडल क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। अंडर न्यूट्रिशन, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, ये तीन चीजें यानी कुपोषण, स्टंटिंग और वेस्टिंग आर प्राइमरी कंसर्न इन इंडिया, ये भारत में प्राथमिक चिंताएं हैं, ये तीनों क्या है, भारत में प्राथमिक चिंताएं हैं, ठीक है ना। अब आता है व्हाट आर द रीजन एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इन अ पॉपुलस कंट्री लाइक इंडिया। यानी यहां क्या कह रहा है कि भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में, यानी भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 2023 में हम अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन टॉप पे पहुंचने वाले हैं, आबादी वाले देश में इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या, ठीक है ना, कदम उठाए जा सकते हैं और इसके क्या कारण है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, हिंदी में, इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट है, कि इसके क्या कारण है, ध्यान रखिएगा। भारत में अंडर न्यूट्रिशन, स्टंटिंग और वेस्टिंग बहुत ज्यादा, इसके क्या कारण है और इसका क्या समाधान है, सिंपल सी बात है। तो कारण और समाधान ही हम पूरे एडिटोरियल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहले रिपोर्ट्स के माध्यम से देखेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है, समझिएगा, पहले कई रिपोर्ट्स के माध्यम से देखेंगे वर्तमान में भारत में इन तीनों की, किसकी, अंडर न्यूट्रिशन की, स्टंटिंग की, वेस्टिंग की क्या स्थिति है। उसके बाद हम देखेंगे कि यह स्थिति क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, और फिर हम भाई ढूंढेंगे इसका क्या समाधान हो सकता है। तो ये सारी बातें हम करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर, ठीक है। अब हम आते हैं अगला, एक निबंध, स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं, 2019 में IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। तो अब बताइए, स्वीकारोक्ति का साहस यानी मिड डे मील में जो कमियां हैं, स्वीकारोक्ति का साहस, या ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम जहां पर खड़े हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5th राउंड की रिपोर्ट में हम जहां खड़े हैं, कहां पर हम खड़े हैं, किस स्थिति में, यानी कुपोषण पोषण की स्थिति में हम कहां पर खड़े हैं। तो भारत को उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई हमारी स्थिति कमजोर है, और उसके बाद हमें उस स्थिति को बदलने के लिए प्रयास करने चाहिए। क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, मैंने एक स्टेप स्टार्टिंग में ही डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आपके सामने रख दिया था, स्टेप नहीं अभी मैंने रखा, क्या स्टेप, यानी पंचायत कैंप का मैंने जिक्र किया। उस मॉडल को आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं, अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वो इनोवेटिव पॉइंट है, एडिटोरियल में नहीं, वो मेरी तरफ से पॉइंट था, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ये रहा। अब आता है हमारे पास व्हाट इज द इशू, यानी मुद्दा क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जिक्र किया गया एडिटोरियल राइटर के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, एडिटोरियल राइटर ने 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जिक्र किया और उसमें बताया कि भारत की रैंकिंग 121 है, ठीक है ना, सॉरी, इंडिया की रैंकिंग 107 है 21 देशों में, और वह सीरियस कैटेगरी में है, गंभीर कैटेगरी में, यानी भारत गंभीर भूख का शिकार देश है। अब ये वही सपने हैं जो हमें सोने नहीं देने, तो इसका मतलब है कि जब आप मुख्य परीक्षा लिखिएगा, निबंध आ जाए, वे सपने जो सोने ना दे, ऐसा प्रश्न आया हुआ यूपीएससी में, ठीक है, तो वे सपने जो सोने ना दे, हमारी ये स्थिति, वे सपने हैं जो हमें सोने नहीं दे रहे, ठीक है ना। अब आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 आधार पर निकाला जाता है, अंडर नरिशमेंट, अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, बच्चे में स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, और उसके साथ साथ चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो आप देख सकते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी पर हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इसको नहीं लेना है। अब आते हैं जरा देख लेते हैं बच्चे का स्टंटिंग क्या होता है, वेस्टिंग क्या, तो वेस्टिंग क्या होता है, तो इसकी हाइट तो देखिए नॉर्मल है, यानी ये वेस्टिंग वाला बच्चा हाइट नॉर्मल है, लेकिन इसका जो वेट है वह नॉर्मल नहीं है। स्टंटिंग का मतलब है कि इसकी हाइट यहां होनी चाहिए, लेकिन ये यहीं तक रह गया है। अंडर वेट का मतलब है कि इसका वेट ही इसकी एज के अकॉर्डिंग कम है, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 आधारों पर निकलता है, और ये 4 आधार क्यों महत्वपूर्ण है, हमें इस पर क्यों फोकस करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर हम अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो हम भले इसकी आलोचना करें कि इसकी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं है, ये रिपोर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी इन्हीं सब आधारों पर निकाला जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 2 है, जीरो हंगर, तो ऑब्वियस है 2030 में आपको जीरो हंगर का लक्ष्य प्राप्त करना है, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए भारत इसके कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां पर भी आपको समस्या रहेगी। इसके अलावा अगर यहां पर समस्या रहेगी, यानी बच्चा क्या रहेगा, अंडर नरिश रहेगा, वेस्टेड रहेगा, स्टंटेड रहेगा, तो स्वाभाविक है वो बच्चा क्या कर पाएगा, क्या उसका वेलबींग अच्छा होगा, उसका हेल्थ अच्छा होगा, तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा, जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, यानी हम सतत विकास लक्ष्य नंबर 3 को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो एकदम से इंटरलिंक कर लीजिएगा, तुरंत IQIP कर लीजिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को अगर आप कहीं पर कोट करिएगा, किसी भी प्रश्न में, जैसा भी एग्जाम में आता है, चाहे वो GS का हो या एसे का हो या इनफैक्ट एथिक्स का, तो उसमें आप तुरंत यह पॉइंट अपनी तरफ से डाल दीजिएगा कि अगर ऐसी स्थिति रही तो हम सतत विकास लक्ष्य नंबर 2 और 3 दोनों अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहले 2 लिखिएगा, देन 3 लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर भूख होगी
तो सीखने की क्षमता ही नहीं हो पाएगी। अब अगर सीखने की क्षमता नहीं हुई तो बच्चा, अगली जनरेशन उसकी अच्छी होगी नहीं, ध्यान रखिएगा। तो भूख के साथ आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। संत महात्माओं ने सही कहा कि भूखे भजन ना होए गोपाला, तो आप समझ सकते हैं। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21, यानी जो लेटेस्ट हमारे पास सर्वे है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, यह 2019 और 21 के लिए हमारे पास अवेलेबल है, यानी 5वें राउंड का हमारे पास। और ये तो भाई भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का है, तो बिल्कुल से ये प्रामाणिक है। अब उसमें हम देखते हैं, याद रखिएगा, इंडिया में अब देख लीजिएगा 5 साल से कम उम्र के 35% बच्चे स्टंटेड है भैया। इस क्या है? स्टंटेड है। स्टंटेड का मतलब ये देख लीजिएगा, यानी उनकी हाइट कम है। देखिए आप क्या है, 35.5% बच्चे क्या है, यानी स्टंटेड है। अब अगर स्टंटेड है, ये स्टंटेड है, तो क्या भारत ओलंपिक में 50 गोल्ड मेडल जीत सकता है? क्या भारत ओलंपिक में, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन था ना, क्या भारत ओलंपिक में 50 स्वर्ण पदक, 50 गोल्ड मेडल जीत सकता है? ये भी हुआ IQIP। तो आप कहेंगे कि जिस देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 123 में 121 में 107वां रैंक हो और वह सीरियस कैटेगरी में हो, जिस देश में, उस देश की अपनी रिपोर्ट के अनुसार 35.5% बच्चे क्या है, स्टंटेड हैं, 19.3% बच्चे बेस्टेड हैं, और 32 पॉइंट यानी 100 में से इतने बच्चे अंडर वेट है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो उस देश में क्या हम यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में ओलंपिक में 50 स्वर्ण पदक जीत पाएगा? आप सोचिए, विचार करिएगा, लिख दीजिएगा, बिल्कुल लिखिएगा, ठीक है, कि नहीं जीत पाएगा। अगर ऐसी ही कंडीशन रही तो कहां से जीत पाएगा? ठीक है, ये सब फ्यूचर के ओलंपियंस हैं, लेकिन ये ओलंपियंस क्या है, स्टंटेड हैं, ये ओलंपियंस बेस्टेड हैं, ये ओलंपियंस अंडरवेट है। ये ऐसा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कह रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, यहां पर लिखा हुआ, दीज आर अनएक्सेप्टेबल लेवल्स एंड, यानी अनएक्सेप्टेबल लेवल, यह अस्वीकार्य स्तर है, यानी इस स्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता। एंड इट कंप्रोमाइज इंडियाज कमिंग जनरेशंस लर्निंग एंड हेल्थ, यानी यह भारत की आने वाली पीढ़ी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य में समझौता करता है, यानी आने वाली पीढ़ी। तो इसका मतलब जब भी आने वाली पीढ़ी की बात होगी तो क्या होगा, इंटर जनरेशनल इक्विटी, अंतर पीढ़ी समानता या समता का मुद्दा भी सामने आ जाएगा। तो इसका मतलब है, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले 2019 में इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल इक्विटी पर आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो सतर्क रहिएगा। अब यहां पर भी आपसे अगर फ्यूचर में कभी कोई प्रश्न बने और उसमें इंटर जनरेशनल इक्विटी, सोशल जस्टिस में अंतर पीढ़ी समानता या समता पर प्रश्न पूछा जाए, तो आप लिख दीजिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा को, और बता दीजिएगा, ये डेटा बताते हैं कि अंतर पीढ़ी समानता मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये अंतर पीढ़ी समानता को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा आपके सामने, अंतर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी की अगली, भाई जब ये पीढ़ी कमजोर रहेगी 35%, तो अगली पीढ़ी भी कमजोर रहेगी, अगली पीढ़ी भी कमजोर रहेगी। तो इंटर जनरेशनल इक्विटी के सामने ये सबसे बड़ी बाधा है। और अगर इंटर जनरेशनल इक्विटी के सामने सबसे बड़ी बाधा है, तो ऑब्वियस है ये सोशल जस्टिस के सामने भी सबसे बड़ी बाधा है। अगर सोशल जस्टिस के सामने सबसे बड़ी बाधा है इंडियन प्रीएम्बल, भारतीय प्रस्तावना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराने का संकल्प रखती है, जो भारतीय संविधान के लिए, भारतीय शासन के लिए आदर्श है। तो सामाजिक न्याय का लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब संविधान के एक बहुत बड़े लक्ष्य से हम पीछे रह जाएंगे। जैसे चाहे वैसे इंटरलिंक इसको आप कर सकते हैं। मजा आया कि नहीं मजा आया? अब इसमें भी वही सारी बातें, बस ये मैंने पिक्चर दिए, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का है, तो आप देख लीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यानी हमने वस्तु स्थिति को पढ़ लिया, भाई कंडीशन क्या है, उसके साथ काफी IQIP कर लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स आर नॉट डिलीवरिंग, यानी जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही, यानी कारण पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रीजन पढ़ने जा रहे हैं, कारण पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, क्या पढ़ने जा रहे हैं? कारण पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स आर नॉट डिलीवरिंग, सरकारी योजनाएं काम नहीं कर रही। आइए हम पढ़ते हैं कि हमारी सरकारी योजनाएं क्यों काम नहीं कर पा रही हैं, क्या क्या रीजन है। तो यहां पर यही बताया गया है कि ये जो समस्या आपने पीछे पड़ी, उसको हल करने के लिए क्या कहा गया, कई यानी केंद्र प्रायोजित योजनाएं मौजूद है, यानी कई योजनाएं हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन उनके इंप्लीमेंटेशन में कमी है, जिसके कारण से हमें पिछले वाले जो पीछे रिजल्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और इन सबके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, याद रखिएगा। अब आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा मिशन पोषण 2.0 शुरू कर दिया गया है, सक्षम आंगनबाड़ी शुरू कर दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो काफी कुछ हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी समस्या बनी हुई है, याद रखिएगा। डिस्पाइट, देखिए एडिटोरियल भी आया था एनडीटीवी का, डिस्पाइट वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑन माल न्यूट्रिशन, व्हाई इज इंडिया मिसिंग इट्स न्यूट्रिशनल गोल, यानी भारत का जो न्यूट्रिशनल गोल है वह उसको प्राप्त करने की दिशा में नहीं जा पा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो 5 पिक्चर बने हुए हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 के कंपोनेंट्स हैं।
जैसे 17 गोल है ना, तो 17 गोल के अंदर एक एक गोल के अंदर कई पॉइंट्स होते हैं, वही चीज यहां पर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जीरो हंगर बाई 2013 यानी 2030 तक जीरो हंगर याद रखिएगा। तो पहला यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, यानी सभी की सुरक्षित और पोषण युक्त खाद्यान्न तक पहुंच होनी चाहिए, सभी की। यानी सतत विकास लक्ष्य नंबर 2, अगर इसका अनुपालन आपको करना है तो सभी तक आपको सुरक्षित और न्यूट्रिशियस फूड पहुंचाना है, इसको आप रट लीजिएगा। क्योंकि ये सब आज आपने देखा कि सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, इसके अलावा एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी सभी प्रकार के माल न्यूट्रिशन को समाप्त करना। इसके अलावा क्या करना है, कृषि की उत्पादकता को दोगुनी करना है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो भी स्मॉल छोटे कृषक हैं उनकी आय को बढ़ाना है। इसके अलावा सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम शुरू करना है। सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, यानी जैसे जो आपने पढ़ा अभी हम सेकंड एडिटोरियल में पढ़ेंगे, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसको शुरू करना है। इसके अलावा मेंटेन द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द फूड प्रोडक्शन, तो यानी जो जीन होते हैं उनकी विविधता को सुनिश्चित करना है खाद्य के उत्पादन में, ठीक है, जिससे उत्पादन बेहतर हो सके। यानी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है एग्रीकल्चर में, जिससे उत्पादकता बढ़े। सिंपल सी बात है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें कुछ ये बीच में आ गई, इससे अपना कंटेंट का जो प्रवाह है थोड़ा सा रुका। यानी हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि समस्या क्या है, अब हमने पढ़ा कि सरकारी योजना, यानी अब हम उन रीजन्स पर बातचीत करने जा रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है, कि सरकारी योजनाएं तो चल रही, लेकिन समस्या क्या है। तो आप जितनी भी सरकारी योजनाएं आपको याद हो, चाहे मिड डे मील योजना याद हो, चाहे राष्ट्रीय न्यूट्रिशन मिशन वह आपको याद हो, या आंगनबाड़ी कार्यक्रम याद हो, जो भी हो आप लिख दीजिए और उसके बाद बताइए कि क्या समस्याओं, किन समस्याओं का सामना ये योजनाएं कर रही हैं। तो आइए देखें, सबसे बड़ी समस्याओं में से पहली समस्या लिख दीजिएगा। पहली समस्या है मेरे प्यारे बच्चों, लैक ऑफ फंड। क्या समस्या है, लैक ऑफ फंड की समस्या है, ध्यान रखिएगा। किसकी समस्या, यानी लैक ऑफ फंड, धन की समस्या है, याद रखिएगा। आइए दिखाते हैं कि कैसे धन की समस्या है, ठीक है ना। अब आता है, सरकार ने सक्षम आंगनबाड़ी और उसके साथ साथ पोषण 2.0 स्कीम को स्टार्ट किया। पोषण 2.0 का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, इसको आप याद रखिएगा इंग्लिश में। तो सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम को शुरू किया गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। पोषण 2.0 स्कीम याद रखें, ठीक है। और जब इनका बजट आप देखिएगा तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए इस योजना का बजट रुपए 20,263 करोड़ था, जो 2021-22 में जो दिया गया था उससे 1% कम था। तो आप योजनाओं का नाम लिख दीजिएगा, सक्षम आंगनबाड़ी, प्रधानमंत्री की व्यापक पहुंच योजना, पोषण याद रखिएगा, जिसमें अब एकीकृत बाल विकास योजना शामिल है, यह भी याद रखिएगा। पोषण में आईसीडीएस योजना जो बहुत पहले शुरू की गई थी वह भी शामिल है इसमें। पोषण में, पोषण 2.0 में आईसीडीएस को शामिल कर दिया गया, ये पीटी का भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो ये जो योजना शुरू की गई है तो इनका जो फंड है वो कम है, बस एक उदाहरण हो गया। फिर इसके बाद आइए, इसके बाद अगली योजना है, अगर आप देखेंगे मिड डे मील योजना, अगली योजना नहीं तीसरी योजना। एक हो गया आंगनबाड़ी, सक्षम आंगनबाड़ी, इसके अलावा पोषण 2.0, दोनों को आपने लिखा कि इनकी फंडिंग में कमी कर दी गई है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 के कंपेयर में 22-23 में 1% की गिरावट, यानी फंड की कमी, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल है, योजना कौन सी है, मिड डे मील, जिसे यानी 1995 से 2021 तक मिड डे मील कहा जाता था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदल करके इसका नाम रख दिया गया इंडिया का, यानी क्या, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, आप सबको ही पता होगा। यानी जिसे हम मिड डे मील स्कीम कहते थे उसे अब हम कहते हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण 2021 से। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसे पहले मध्याह्न भोजन योजना हम कहते थे, इसका भी बजट मेरे प्यारे बच्चों, अगर 2022-23 में जो बजट दिया गया, ये रुपए आप याद मत करिएगा, ये तो हम मतलब नोट्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोग रखते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि 2022-23 के कंपेयर में 2020-21 मतलब 20-21 में हमने जितना दिया था, अगर उसका कंपेयर 22-23 से करें तो 21% बजट कम कर दिया गया। यानी मिड डे मील का बजट 2020-21 के कंपेयर में 2022-23 में 23% कम कर दिया गया। तो एक पहली समस्या है इन योजनाओं के पास फंडिंग की, तो अच्छे से लिख दीजिएगा। और कैसे लिखते हैं, स्कीमों का नाम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, फंडिंग, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बात, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद आता है इररेस्पॉन्सिबल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमडीएम स्कीम, यानी दूसरी जो समस्या हमारे सामने आती है वो आपके सामने ये है, आप यहां पर देख सकते हैं क्या है। दूसरी समस्या है कि जो भी स्कीम है, जैसे एमडीएम स्कीम है, उसका जो इंप्लीमेंटेशन हुआ वो अतार्किक हुआ, जवाबदेही के साथ नहीं किया गया। यानी मिड डे मील के इंप्लीमेंटेशन में, यानी जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में कमियां रही। तो दूसरी कमियां है, एक पहला हो गया फंड, दूसरा योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में, योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां रही। तो योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां, यहां पर उदाहरण आ रहा है, याद रखिएगा। जैसे एमडीएम में आप लिखेंगे क्रियान्वयन में कमी, उदाहरण के लिए एमडीएम, और एक पॉइंट केवल लिखना होता है, हम तो
अधिक पॉइंट रखते हैं आपके समझने के लिए, लेकिन आपके एग्जाम में केवल एक पॉइंट। जैसे बताइए कि भाई झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगर हम देखें तो 50% से ज्यादा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर सीडीपीओ के पद खाली हैं। बताइए यार, अरे निकालो वैकेंसी, बेरोजगारी भी कम होगी और माल न्यूट्रिशन और ये सारी समस्याओं का समाधान भी होगा। लेकिन आप सब समझ रहे होंगे करप्शन भी तो वज्र स्तर पर है। सच बताइए, मुस्कुराहट आई कि नहीं आई? अधिकारी बनने के बाद दबा के कमाई भी तो हो रही है। बात क्या होती है आपस में, यार यहां पर पोस्टिंग हो गई है, यहां पर केवल 5 लाख ही मिल पाता है महीने। होती है कि नहीं? ऑनेस्टी से कमेंट करिए अभी, ठीक है ना? अगर होती है कि नहीं तो ठीक है, पद खाली है, लेकिन इनको यहां यह पॉइंट भी डालना था कि जो पदों पर बैठे लोग हैं, भ्रष्टाचार जबरदस्त रूप से वहां पर व्याप्त है और जो मिड डे मील स्कीम और हर जगह करप्शन है, तो उसमें प्रशासन की भूमिका तो सीधे सीधे है ना। तो यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है आज हम ग्लोबल हंगर में और अन्य इंडेक्स में पीछे चल रहे हैं। तो करप्शन सबसे बड़ा, इसीलिए इथिक्स में जीएस पेपर 4 क्यों डाला गया? चलिए बताइए, जीएस पेपर 4 यूपीएससी में क्यों डाला गया? स्टेट पीएससी में क्यों यूपीएससी का अनुकरण किया गया? राजस्थान में शामिल है, एमपी में शामिल है एथिक्स और यूपी में शामिल है, यानी 3 स्टेट में, तो सीधा फिर गुजरात में शामिल है एथिक्स। ठीक है, क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर है। प्रशासकों को नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ना है कि अंतिम लक्ष्य क्या है। नीति शास्त्र के जितने भी सिद्धांत आप पढ़ते हैं, ABCDEF, अंतिम लक्ष्य सबका क्या होता है? मानव कल्याण। नाम भले हो, हार्वर्ड स्पेंसर कुछ कह रहे हो, अरस्तु कुछ कह रहे हो, सुकरात कुछ कह रहे हो, प्लेटो कुछ कह रहे हो, बेंथम कुछ कह रहे हो, मिल कुछ कह रहे हो, सिजवी कुछ कह रहे हो, सिद्धांत सबके अलग अलग है, लेकिन जो अंतिम लक्ष्य है वो सबका एक है, ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, तो नैतिकता में भी मानव कल्याण ही सर्वोपरि है। तो वही मानव कल्याण की शिक्षा देने के लिए एथिक्स को शामिल किया गया। तो एक पॉइंट मेरा अपना यहां पर भी है। फिर इसके बाद आगे है, मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने में भाई पद खाली हैं तो जनशक्ति नहीं है, यानी कर्मचारियों की कमी है। तो पहली कमी ये हो गई, यानी कर्मचारियों की कमी। पहला हो गया फंड की कमी, दूसरा एमडीएम का एग्जांपल देके आपने बताया इंप्लीमेंटेशन में कमी, इंप्लीमेंटेशन में आपने बता दिया कर्मचारियों की कमी। एक पॉइंट हो गया, याद रखिएगा। और फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है सोशल ऑडिटिंग में कमी। पॉइंट इंप्लीमेंटेशन में कमी हो गया क्योंकि कर्मचारियों की कमी है, एक पॉइंट बता दिया। अब तीसरा पॉइंट बना लीजिएगा, सोशल ऑडिटिंग की कमी, सामाजिक अंकेक्षण की कमी। सोशल ऑडिट, जैसे कैग किस लिए रखा गया, यानी भारत के आय और व्यय का ब्यौरा रखता है वो कैग। ठीक है, तो वैसे ही हर जगह तो कैग की स्थापना नहीं हो सकती, तो एक सोशल ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो सोशल ऑडिटिंग मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। और केंद्र सरकार ने, पॉइंट को नोट करिएगा, केंद्र सरकार ने, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मिड डे मील योजना कैसे अच्छा काम नहीं कर रहे, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये योजनाएं क्यों अच्छा काम नहीं कर रही। अगर हम चाहें तो मिड डे मील के नाम से भी पढ़ सकते हैं या ये इन योजनाओं के नाम से भी पढ़ सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने, यहां लिखा हुआ पढ़िएगा बाद में, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से कहा कि आपको एक सोशल ऑडिटिंग मैकेनिज्म डेवलप करना है। यानी राज्य सरकार और केंद्र शासित क्षेत्र अपने अपने एरिया में, पूरे क्षेत्र में मिड डे मील का आकलन करने के लिए सोशल ऑडिटिंग की व्यवस्था करें। और यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अनिवार्य था। यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में, यहां लिखा हुआ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कहा गया था कि यह अनिवार्य, आपको ऐसा करना है। और केंद्र ने इसके बाबत निर्देश दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं, यानी इंप्लीमेंटेशन में कमी, कि आपने सोशल ऑडिटिंग को आगे बढ़ाया ही नहीं। सोशल ऑडिट किसका? मिड डे मील का। तो ये हमारे सामने आया ही नहीं। और अगर, ठीक है ना, सेंटर आस्क, मैंने आपको पढ़ाया भी था, अगर आपको याद हो पीछे भी, सेंटर ने पूछा स्टेट से, यूटी से कि भैया क्यों सोशल ऑडिट मिड डे मील की नहीं कर रहे हो, और कौन कौन से स्टेट हैं। अब आएगा सोशल ऑडिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यानी सोशल ऑडिट का मतलब होता है कि जैसे हम पंचायतों को यह जिम्मेदारी सौंप दें, हम पंचायतों को यह जिम्मेदारी सौंप दें, या किसी जो एनजीओ है उसको यह जिम्मेदारी, यानी हर क्षेत्र में एनजीओ होते हैं, उनको यह जिम्मेदारी यानी राज्य की तरफ से सौंपा जाए। अरे भाई, एनजीओ किन स्कीमों को आगे बढ़ाते हैं? जो राज्य सरकार की ओर से मिलता है उनको आगे बढ़ाते हैं, या अन्य जो भी उनको फंडिंग बाहर से आती है, जो उनका कार्यक्षेत्र होता है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम राज्य की बात करें तो राज्य एनजीओ के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से सोशल ऑडिटिंग करा सकता है। ठीक है, तो सोशल ऑडिटिंग, या स्कूलों के माध्यम से भी सोशल ऑडिटिंग हो सकती है। ठीक है, उच्चतर माध्यमिक और उससे ऊपर के जो है उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से भी हम सोशल ऑडिटिंग करा सकते हैं। सोशल ऑडिटिंग का मतलब होता है कि यह स्कीम, एक्स स्कीम चल रही है, अब आप निरीक्षण करिए कि उस क्षेत्र में उसमें क्या क्या अच्छा चल रहा है और क्या क्या बुरा चल रहा है, सबकी लिस्टिंग तैयार करिए, और फिर वह संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा और फिर वो जिम्मेदारी सबकी तय की जाएगी। सोशल ऑडिटिंग इसको बोलते हैं। इससे योजनाओं का आउटकम बेहतर हो जाता है। यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई, आप पढ़ लीजिएगा। अब ये देख सकते हैं, इतने स्टेट हैं जिन्होंने 2021-22 तक जो है क्या किया था, इन्होंने सोशल ऑडिट नहीं कराया। अब सबके नाम आप पढ़ लीजिएगा, सबके नाम मैं नहीं पढ़ूंगा, आपको भी इतने नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना पता है कि राज्य नहीं कराए। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब लैक ऑफ सोशल ऑडिट होता है तो क्या क्या होगा भाई, सोशल ऑडिटिंग नहीं होगी तो वही आता है। ढेर सारे उदाहरण आप पढ़ते हैं, क्या कि 28 विद्यार्थी हॉस्पिटलाइज हो गए
मिड डे मील का पॉइजन जहर युक्त खाना खाने से, कहीं पर 50 बच्चे, कहीं पर 60 बच्चे, आप यही सब पढ़ते हैं। सोशल ऑडिटिंग ना होने का यह एक दुष्परिणाम है, याद रखिएगा। तो ऐसे में राइटर कहते हैं, अब समाधान पक्ष की तरफ हम आ रहे हैं, याद रखिएगा, समाधान पक्ष की तरफ। तो मैंने आपको क्या बताया, यानी स्थिति क्या है, हमने आपको क्या बताया, यानी स्थिति क्या है, तो स्थिति आपके सामने क्लियर हो गई। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, यानी कि क्या कमियां हैं, तो फंड मैंने बताया। फिर मैंने इंप्लीमेंटेशन में कमियां बताया। इंप्लीमेंटेशन में मैंने क्या कमी बताया, कर्मचारियों की संख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, यानी अगला मुद्दा है तीसरा, सोशल ऑडिटिंग ना होना। सोशल ऑडिटिंग ना होने के क्या क्या नुकसान होते हैं वो आपके सामने है। अब हम आते हैं कि समाधान पक्ष की तरफ। तो राइटर यही कहते हैं कि हमें इन तीनों पहलुओं पर, यानी फंड भी आवंटित करना है, जो भी पद खाली हैं उनको भरना है, और सोशल ऑडिटिंग भी करनी है जिससे बेहतर इंप्लीमेंटेशन हो सके। और इसी के माध्यम से हम भारत में जो न्यूट्रिशन की स्थिति है उसको मजबूत कर सकते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, एक मुद्दा और है, एक मुद्दा और कहा गया कि सरकार बहुत सी योजनाएं वर्तमान में लेकर के आई है, समझिएगा, किसके लिए, यानी न्यूट्रिशन के लिए, और उसमें वो कैश ट्रांसफर करती है, याद रखिएगा, यानी कि नगद हस्तांतरण करती है। जन धन, आधार और मोबाइल के द्वारा वह डायरेक्ट खाते में पैसा डाल देती है विभिन्न स्कीमों के तहत, ठीक है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो लेखक यही कहने कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा जब पैसा जारी किया जाता है तो संपूर्ण परिवार, पॉइंट को समझिएगा, चौथी समस्या, संपूर्ण परिवार के स्तर पर तो खाद्य सुरक्षा सही होती है, लेकिन बच्चों के स्तर पर कम हो जाती है। उसके साथ साथ अगर बच्चों में लड़कियों को लिया जाए तो लड़कियों के साथ तो और भी स्थिति खराब हो जाती है। यह इनका कहना है, इनका इसीलिए कहना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी बच्चों तक पहुंच पाने में, विशेषकर लड़कियों तक पहुंच पाने में समस्या में रहता है, याद रखेगा। और दूसरा, अगर आपने मान लीजिए, अब आते हैं हम अगला उसी में, कि हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सबके खाते में एक्स रुपए डाल दिए, लेकिन इन्फ्लेशन आ गया, तो अब क्या जो पैसा आपने भेजा वो पर्याप्त है? इन्फ्लेशन के दौर में महंगाई जब बढ़ गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं है, मुद्रास्फीति के साथ समायोजित नहीं है। ये भी एक मुद्दा है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर ये इन्फ्लेशन कहां से आप कनेक्ट कर दिए? मैं नहीं कर दिया, एडिटोरियल में था एक। और दूसरा, GS3 में, यूपीएससी में मैंने ये क्वेश्चन कितनी बार कराया है, जरा आप बताइए, कि मुद्रास्फीति गरीबी और आय असमानता को बढ़ाता है कि नहीं? GS3 में इकोनॉमिक्स में पूछा गया कि मुद्रास्फीति पॉवर्टी को और इनकम इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। तो देख लीजिए, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट आ गया, तो वही सारी बातें याद रखेगा। वही फिर उसके बाद सोशल फैक्टर्स भी कुछ होते हैं, जैसे पुत्रों को, क्या पुत्रों को, देखिए लिखा हुआ, डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ सन्स एंड डॉटर्स, यानी पोषण में हम भेदभाव करते हैं। पितृसत्ता की मानसिकता के कारण लड़कों को एक गिलास दूध, लड़कियां पाई तो पाई। और आप लोग सोच सकते हैं अगर ऐसा ये सही है कि नहीं, कमेंट करिए एकदम मेरे साथ बिंदास, लड़कियां कमेंट करिए फटाफट, जिम्मेदारी मेरी है, प्री निकालोगे, लिख लीजिए, विश्वास करिए, विनम्रता पूर्वक अपने आप को जीरो, इतना बड़ा वाला अंडा मानते हो, आई एम अ बिग जीरो। कोई ईगो नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, हमेशा गर्दन झुका के रखता हूं सरस्वती माता के सामने कि मैं बिल्कुल अभी भी एक अज्ञानी व्यक्ति हूं जो प्रतिदिन ज्ञान पाने की कोशिश में लगा रहता है। मैं अपने आप को हमेशा इसी में मानता हूं, लेकिन झुकते हुए ये बात कह रहा हूं, जीरो मानते हुए, कि बेटा अगर प्रीलिम्स निकल गया ना, ठीक है ना, तो बस कहां रहने वाले हो, कहां के हो, मतलब नहीं है, मुख्य परीक्षा को रोक के तो दिखाए, ध्यान रखिएगा। मतलब ये एथिक्स, ऐसे मैं कितनी बार, आप बस केवल इसलिए नहीं कि अपना ज्ञान बघारना नहीं, मुझे जो है मेरे पास 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, IAS का इंटरव्यू मैंने दिया है, तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं क्या हूं क्या नहीं। मैं बस इसलिए ये बात बार बार कहता हूं कि आप सबके अंदर एक विश्वास ना, जैसे अगर हल्की सी भी निराशा है, डिप्रेशन है, तुरंत आए कि यार सर तो हमारे हैं, कहीं इतना ही तो मांग रहे, प्रीलिम्स दो किसी प्रकार से, और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, एक बार प्रीलिम्स दे दो ना, मुख्य परीक्षा को रोक के दिखाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ सन्स एंड डॉटर्स, तो हम भेदभाव तो करते हैं, बड़ा गिलास दूध और मिला कि नहीं मिला, ये है, आप लोग इसको बोलिएगा खुल करके, कल प्लस की क्लास में भी पूछूंगा ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अब आता है समाधान, तो वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, क्या का सोशल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी जागरूकता कार्यक्रम। जो प्रश्न में पूछा था कि वल्नरेबल सेक्शन को लाभ उन योजनाओं का नहीं होता जो उनके लिए चलाए गए हैं, क्यों? क्योंकि उनमें जागरूकता नहीं होती है, तो यही जागरूकता, तो भैया जागरूकता बढ़ाइए, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यानी अब आप इन कार्यक्रम को चलाइए, ठीक है ना, क्या है, इन कार्यक्रम को चलाइए। क्यों चलाइए, क्यों चलाइए? अब आ गया वही जो स्टार्टिंग बता दिया, इंटर जनरेशनल मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कि इंटर जनरेशनल नेचर ऑफ माल न्यूट्रिशन, मेरे प्यारे बच्चों, अगर कुपोषण है तो इसका नेचर यहां से इंटरलिंक करिएगा। सोल्यूशन में बताया गया सोशल एजुकेशन प्रोग्राम चलाइए, सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम चलाइए, जो भी योजनाएं हैं उन सब से एक एक व्यक्ति को दूर टू दूर जाकर के परिचित कराई, डूअर टू डूअर परिचित कराई, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो क्या झेलना पड़ेगा, तो वही बताया गया कि ये इंटर जनरेशनल नेचर ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी जो
कुपोषण होता है उसकी प्रकृति, यानी कुपोषण की प्रकृति, कुपोषण का नेचर अंतर पीढ़ी वाला होता है। नहीं समझे? अंतर पीढ़ी, इंटर जनरेशनल, यानी अगर एक्स पीढ़ी कुपोषित है तो वाई उसकी जो अगली पीढ़ी है वो भी कुपोषित होगी, जेड होगी वो भी कुपोषित होगी। उसी को एक डायग्राम से यहां बता दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कैसे। अब जरा देखते हैं। कुपोषित माताएं अंडर नरिश मदर, ठीक है ना, ऑब्वियस है, इसका मतलब इनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिसिट है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। तो आप देख सकते हैं यानी कुपोषित माताएं और इनके अंतर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। ये कुपोषित हुई, अब कुपोषित हुई तो भैया इनका बच्चा कैसा होगा, इसको एकदम बना लीजिएगा। जिन बच्चों को भी ये जन्म देंगी वो क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, कुपोषित होंगे। तो कुपोषित शिशु होंगे, कुपोषित शिशु होंगे। अभी आपने चित्र पढ़ा, कुपोषित के साथ साथ तो बेस्टेड भी होंगे, स्टंटेड भी होंगे, यानी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके अनुपात में स्वाभाविक है इनकी सीखने की जो क्षमता है और इनकी जो फिजिकल एक्टिविटी वो दोनों ही कम रहेगी। तो ऐसे में उन नॉर्मल बच्चों के कंपेयर में हमेशा ये कमजोर रहेंगे, पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। तो यही कुपोषित बच्चे फिर देखिए तीसरा का स्टंटेड, बेस्टेड और अंडरवेट बन जाते हैं। और फिर यही बच्चे, यानी इनमें से जो ऑब्वियस है, इसमें से जो लड़कियां होंगी वो क्या होंगी, आगे चल करके फिर से कुपोषित माएं बनेंगी और ये चक्र चलता रहेगा। इसलिए इंटर जनरेशनल इक्विटी को संबोधित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी सॉल्यूशन में व्यापक सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम या अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा। उसके साथ साथ इन योजनाओं के प्रत्येक स्तर पर स्थानीय समुदाय को शामिल करना पड़ेगा। जो मैंने पहले स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था उसी डायग्राम को आप यहां पर इंप्लीमेंट कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए। उसके बाद वही बातें जो स्टार्टिंग में कमियां थी कि भाई फंड को रोको मत, फंड को बढ़ाओ, याद रखिएगा। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, यानी सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट पार्टनरशिप, नोट कर लीजिएगा, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट पार्टनरशिप, ये सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है। इसके माध्यम से भी हम बेहतर कर सकते हैं। कैसा लगा टॉपिक, मजा आया कि नहीं मजा आया? आगे बढ़ते हैं। आज विद